हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। कई बार जब हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं तब हमें ऐसी तारीखें और ऐसे महीने दिखाई पड़ जाते हैं जो उस खास स्थिति की याद दिलाते हैं, उस खास दौर की याद दिलाते हैं जो हमारे देश के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण रहे हों। क्योंकि इतिहास के पन्नों में हम अपने देश के नक्शे और देश की सीमाओं को ही देख रहे होते हैं, तलाश रहे होते हैं, पुरानी यादों को संजो रहे होते हैं। कुछ ऐसे ही इतिहास के पन्नों में सितंबर का महीना हमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दिखाई देता है। और सितंबर के महीने में अगर हम अगस्त से शुरुआत करें तो जब भारत पाकिस्तान युद्ध की शुरुआत हुई थी, 1965 का युद्ध, जहां पर सितंबर का महीना भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है, शुरुआती सितंबर के कुछ दिन। तो आज के इस डिस्कशन में हम इस बिंदु पर बात करेंगे और इस पूरे युद्ध की उन महत्वपूर्ण घटनाओं पर चर्चा करेंगे जो हमें याद करनी चाहिए और परीक्षा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो सकती है। क्योंकि यूपीएससी के सिलेबस में अगर हम सिविल सर्विसेज एग्जाम का सिलेबस उठा करके देखें तो आधुनिक भारत का इतिहास भी उसमें मेंशन है, इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो जाता है। टॉपिक क्या है आज का? भारत ने कैसे फेल किया पाकिस्तानी सेना का ऑपरेशन जिब्राल्टर। तो ऑपरेशन जिब्राल्टर के अंतर्गत क्या क्या उद्देश्य लेकर के चल रही थी पाकिस्तान की सेना, जिसको भारतीय सेना ने फिर ध्वस्त कर दिया। इस ऑपरेशन को कितना लॉस हुआ भारत को, कितना लॉस हुआ पाकिस्तान को, किसकी क्या मंशा थी, क्या परिणाम हुए, और आज की स्थितियां तो हमारे सामने फिर हैं ही। तो चलिए इन्हीं पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कि क्या स्थितियां रही थी उस दौर में। तो इंडियन आर्मीज लाहौर सेक्टर ऑफेंसिव इन द 1965 वॉर विद पाकिस्तान। तो भारतीय सेना क्यों 1965 की युद्ध के दौरान आक्रामक हो गई लाहौर के क्षेत्र में, और ये घटना पूरी कैसे जुड़ती है, ये खबर इससे संबंधित है। तो जो टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे, जिन बिंदुओं को, उसमें शुरुआत करेंगे बैकग्राउंड से कि क्या इसकी पृष्ठभूमि रही, कैसे इस ऑपरेशन को शुरू किया गया था। ऑपरेशन जिब्राल्टर क्या है, किस तरह से चलाया जाना था। इसके अलावा इसमें एक और ऑपरेशन का नाम आएगा ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। तो ग्रैंड स्लैम क्या है, जिब्राल्टर से कैसे जुड़ता है, इसमें भारतीय मोर्चे की क्या भूमिका रही, किस तरह से भारत ने अपना मोर्चा संभाला, क्या हमारे उद्देश्य थे और क्या हमारे किए गए कार्यों का प्रभाव निकला। ठीक, और एक सवाल जो प्रीलिम्स के लेवल पर आप सॉल्व करने का प्रयास कर सकते हैं। तो आगे बढ़े और जीएस पेपर 1 आधुनिक भारत का इतिहास महत्वपूर्ण खंड हो जाता है, इससे जुड़ता है, रिवीजन आपका हो जाएगा। इसके अलावा कुछ जो इंपॉर्टेंट तथ्य हैं वो भी आप सीख लेंगे। तो एक कोट है तब के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का। वो लिखते हैं कि वी मस्ट फाइट फॉर पीस ब्रेवली एज वी फॉट इन वॉर। तो वो कहते हैं कि हमें शांति के लिए बहुत बहादुरी से लड़ना चाहिए जैसे कि हम युद्ध में लड़े थे। इस बात को वो क्यों कहते हैं, क्या स्थितियां घटित हुई थी, इन पर हम बात करेंगे। तो पृष्ठभूमि में जब हम जाएंगे तो हमें दिखाई देगा कि 1962 के समय भारत चीन युद्ध हुआ था, और भारत चीन युद्ध उस समय भारत के लिए जितना महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ करके गया, उतना ही महत्वपूर्ण प्रभाव भारत के पड़ोसियों के लिए और पड़ोस के लिए भी छोड़कर गया। इसके अलावा विश्व का नजरिया भारत को लेकर के जिस तरह से निर्मित हुआ, वो आगे चल करके फिर उसको बदलने में बहुत लंबा वक्त लग गया। तो भारत चीन युद्ध 1962 का जब चीन से भारत ने लड़ा तो उस समय भारत की स्थिति काफी कमजोर दिखाई दी और ये युद्ध हम हार गए। इस स्थिति की वजह से आगे चलकर 1963, 1964 और 1965 के दौरान जो हमारे पड़ोसी थे, कई पड़ोसी इस बात से खुश हो रहे थे, कई पड़ोसी इन स्थितियों का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। हमारा एक ऐसा ही पश्चिमी पड़ोसी पाकिस्तान, जो कि धीरे धीरे अपनी सैनिक क्षमताओं को मजबूत करता जा रहा था, उसको मदद मिल रही थी अमेरिका की तरफ से, कई सारे आर्मर्स, कई सारे टैंक्स, कई सारे वायुयान और कई सारे आयुध यानी कई सारे हथियार। ये सारी चीजें जब उसको मिलती जा रही थी, कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा था। और एक जो मन में इच्छा काफी समय से, आजादी के समय से ही उसके मन में मौजूद थी 1947 से, कि कश्मीर का क्षेत्र हमारा होना चाहिए, उसको प्राप्त करने के लिए उसने इस मंसूबों को पूरा करना सही समय उसको समझा और भारत पर आक्रमण करने की योजना बना दी। क्योंकि कई सारे हथियार मिल ही गए हैं, तो हथियार जब मौजूद हैं तो आक्रमण क्यों ना कर दिया जाए। और भारत उस समय चीन से चूंकि हार चुका था, ऐसे में भारत की जो कमजोरी विश्व के सामने आई थी उसका लाभ उठाने की भी कोशिश कर ली जाए। कुछ ऐसा ही पाकिस्तान चाह रहा था। तो 1965 तक पाकिस्तान ने आर्मर्स के मामले में, तोपखानों के मामले में, ठीक, वायु शक्ति के मामले में लगभग भारत पर बढ़त हासिल कर ली थी। और उसके बाद इतने हथियार उपलब्ध हो गए थे, मौजूद हो गए थे, कि वो मानकर चल बैठा था कि अब भारत को वो हरा देगा। ठीक, तो एक कॉन्फिडेंस आ गया और एक श्रेष्ठता की भावना आ गई।
अब 1965 में कश्मीर पर आक्रमण करने की उसने योजना बनाई। हालांकि ये जो योजना है वो जवाहरलाल नेहरू जी के मरने के कुछ सालों बाद ही उसने लगभग शुरू कर दी थी। ठीक, यानी अगले ही साल युद्ध तो शुरू हो ही गया, लेकिन ये योजना काफी समय से वो बना रहे थे। तो उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया कि हम 3 चरणों का एक कार्यक्रम शुरू करते हैं। उसमें पहला चरण था गुजरात का जो कच्छ का क्षेत्र है उसके रण में घुसपैठ करना और भारत को एक मोर्चे पर घेर लेना, गुजरात वाले मोर्चे पर जो कच्छ का रण है। ठीक, दूसरा जो चरण उन्हें शुरू करना था वो करना था कश्मीर के क्षेत्र में, कश्मीर में घुसपैठ करानी थी और घुसपैठ के माध्यम से भारत की सेना को वहां पर एक तरीके से उस पर हमला कर देना था और उस क्षेत्र को भारतीयों से छीन लेना था। ये जो दूसरा चरण था यही था उनका ऑपरेशन जिब्राल्टर। ठीक, फिर एक और चरण उन्होंने बना करके रखा था कि जैसे ही भारत की सेना कश्मीर वाले क्षेत्र में घुसेगी तो हम क्या करेंगे कि जम्मू के छम्ब जौरिया सेक्टर में सप्लाई लाइन को बाधित कर देंगे, उसको सील कर देंगे ताकि जो सैनिक वहां पहुंचे वहां पहुंच जाएं और आवाजाही वहां पर बाधित हो जाए। और ये जो तीसरा स्टेप है इसे ही कह रहे हैं ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। ठीक, ऑपरेशन जिब्राल्टर जो कश्मीर पर आक्रमण करना था और ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम जो कि उनको भारतीय सेना को बाधित कर देना था उस क्षेत्र में। उसके बाद क्या होना था कि कश्मीर अब उनका हो जाना था, ऐसी उनकी योजना थी। देखें क्या हुआ योजना में आगे चलकर। तो पहले 7 अप्रैल 1965 को वो सीधे सीधे जो कच्छ का रण वाला क्षेत्र है, गुजरात का मैप आप यहां देख रहे हैं और ये वाला हिस्सा ये रण का क्षेत्र है, इस पर उन्होंने हमला शुरू कर दिया और भारतीय सेना फिर यहां पर हमले का जवाब देने आती रही। और जो हमला भी हो रहा था वो किस तरह से युद्ध चल रहा था, ज्यादा ज्यादा टैंक्स का इस्तेमाल, ठीक, ज्यादा ज्यादा हथियारों का इस्तेमाल। तो भारतीय सेना ने जब वहां पर जवाबी कार्रवाई की तो चूंकि प्लान उनका बहुत मजबूत था और प्लान शुरुआत से ही वो लेकर के चल रहे थे, एक लंबी योजना बनाई हुई थी, तो यहां पर उनका जो प्रतिरोध था बहुत जबरदस्त था। तो भारतीय सेना को यहां पर लड़ने में काफी ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और काफी ज्यादा चुनौतियां भी आई। युद्ध चलता रहा आगे चल करके 1 जुलाई 1965 के आसपास जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने इंटरफेयर किया तब फिर जाकर के ये युद्ध की स्थितियां शांत हो गई। अब जुलाई का महीना था, युद्ध की स्थितियां शांत हो गई, लेकिन पाकिस्तान के कुछ अगले चरण भी मौजूद थे। अब यहां पर जब इस युद्ध की स्थितियां शांत हुई तो उनको लगा कि अब पहला चरण वो जीत चुके हैं, लगभग जीतने की स्थिति में आ चुके हैं, अब एक कदम आगे बढ़ा जाए और ऑपरेशन जिब्राल्टर की शुरुआत कर दी जाए। और वैसा ही उन्होंने किया। ऑपरेशन जिब्राल्टर जो कि कश्मीर के क्षेत्र को वापस से पूरा कब्जा करना। इस मैप में चूंकि पुराना मैप है जिसमें उन क्षेत्रों को दिखाया गया है जो विवादित हैं। ठीक, आपको पता है कि वाला जो क्षेत्र है आपको हरे रंग से दिख रहा है, तो इसको पाकिस्तान वाले कहते हैं आजाद कश्मीर और भारत यानी हमारा पक्ष है पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। लेकिन अब ये सेंस है वो थोड़ा सा और बदल चुका है क्योंकि भारत सरकार ने इस नक्शे में काफी ज्यादा तब्दीलियां ला दी हैं। तो ये कुछ ऐसा यहां से जोड़ते हुए भारत सरकार ने फिर इस वाले एरिया को अब लद्दाख बना दिया है, केंद्र शासित प्रदेश, आप जानते ही है, और ये वाला हिस्सा जम्मू कश्मीर कर दिया है। लेकिन हम चूंकि पुराने मैप पर इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप उस क्षेत्र की स्थितियों को समझ सकें। ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये क्या है, LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, और ये जो अक्साई चिन्ह से भारत की सीमा लगती है ये क्या है, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो अभी के समय जो हमें स्टैंड ऑफ देखने को मिले थे इस वाले क्षेत्र में देखने को मिले थे पैंगोंग त्सो झील के पास, क्योंकि कई सारा क्षेत्र ये वाला यहाँ पर चीन ने कब्जा किया हुआ है और ये वाला क्षेत्र पाकिस्तान के पास अभी कब्जे में है। यहाँ का जो कुछ क्षेत्र आपको लाइंस में दिख रहा है ये 1963 में चीन को पाकिस्तान ने सौंप दिया था, तो दोनों की दोस्ती थोड़ी सी और गहरी हो गई थी। ठीक, उसके बाद फिर इस क्षेत्र में कब्जा करना उन्होंने शुरू किया और ऑपरेशन जिब्राल्टर भी शुरू कर दिया। क्या किया उन्होंने, इसमें लगभग 30,000 लड़ाकों को भेजा, 30,000 लड़ाक जो कि मुजाहिद कहला रहे थे। ठीक, तो उन्होंने 1 तारीख से 5 तारीख तक यानी 1 से 5 अगस्त के बीच कश्मीर में घुसपैठ शुरू कर दी। जैसे ही कश्मीर में घुसपैठ शुरू हुई तो भारतीय सेना को इसका जवाब देना था। तो भारतीय सेना की 15वीं कोर यहाँ पर उसने तुरंत एक्शन लिया और धीमे धीमे करते करते कुछ दिन में लगभग 10-15 दिनों के अंतर्गत इस क्षेत्र को आजाद कराने में वो सफल हुए। 15 दिनों के भीतर उन्होंने घुसपैठियों को रोक दिया। लेकिन जिस क्षेत्र से घुसपैठी आ रहे थे उनके पास अब जो चुनौती थी वो थी उस क्षेत्र को सील करने की, क्योंकि अगर वो एरिया खुला रहेगा तो घुसपैठ होती रहेगी। घुसपैठी पकड़े गए हैं लेकिन घुसपैठ के बाद चूंकि पीछे पूरा सेना का सपोर्ट है उसको भी रोकना जरूरी है। तो ऐसे में भारतीय सेना ने फिर वहां पर
जो अपनी और सैन्य टुकड़ी है उसको भेजना शुरू कर दिया। तो पाकिस्तान को पता चल गया कि ऑपरेशन जिब्राल्टर अब सक्सेस होने वाला नहीं है। ऐसे में ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम को शुरू कर दिया जाए कि जितनी सैन्य टुकड़ी वहां पर पहुंच गई है उतनी ही बनी रहे, और जो नीचे का एरिया वहां पर था जम्मू कश्मीर वाला, उसको अब वो बाधित कर दे। कौन सा? अखनूर का क्षेत्र, अखनूर और चंब और जौरियान सेक्टर। अब यहां पर होती है भीषण लड़ाई। ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम उनका चल रहा है और भारतीय सेना यहां पर हमला कर रही है और अपने क्षेत्र को आजाद कराने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे आपको जहां लाल कलर के जो एरो दिख रहे हैं, ये क्षेत्र है पाकिस्तानी सेना के हमलों का। ठीक, ये जो नीले रंग से तीर आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर भारतीय सेना रक्षात्मक प्रक्रिया में लड़ रही है। भारतीय एयरफोर्स का यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा। वहां पर इंडियन एयरफोर्स वैम्पायर्स की लड़ाई हो रही थी पाकिस्तानी एयरफोर्स साबरी से। यहाँ आपको रेड कलर से मार्क दिख रहा है, ये धमाके जैसा, तो ये वो क्षेत्र है जहां पर बम बरसाए जा रहे थे और ये भीषण लड़ाई यहाँ पर चलती जा रही थी। और लगभग एक स्थिति ऐसी आ चुकी थी कि पाकिस्तानी सेना भारतीय सेना को रोक चुकी थी और बढ़त बनाते हुए आगे बढ़ रही थी। ऐसी स्थिति बन सकती थी कि भारतीय सेना को कई क्षेत्रों में पीछे भी हटना पड़ रहा था और आने वाले समय में भी और हटना पड़ता। अब भारतीय सेना के पास क्या उपाय मौजूद था, इस उपाय को भारतीय सेना ने फिर आगे किया, जिसको हम देखते हैं। तो भारतीय सेना ने क्या किया कि चूंकि कश्मीर में पाकिस्तान ने अपनी पूरी आर्मी लगा रखी है और पूरा सैन्य बल का उपयोग कर रहे हैं, और इसका उन्होंने एक परीक्षण पहले ही कर लिया था कच्छ वाले क्षेत्र में। अब उनको इस बात का पूरा भरोसा था कि भारतीय सैनिक जो भी आएंगे, भारतीय सेना जो भी आएगी, टुकड़ी आएगी, चाहे भारतीय एयरफोर्स आए, वो उस क्षेत्र पर ही जो लड़ाई है उसी मोर्चे पर चलती रहेगी। भारतीय सेना ने एक अगला कदम उठाया। उन्होंने लाहौर, सियालकोट और राजस्थान वाले क्षेत्र में जो पाकिस्तान का बॉर्डर है वहां पर सीधा हमला शुरू कर दिया, जो बहुत ज्यादा अप्रत्याशित था पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान सोच ही नहीं सकता था कि भारत ऐसा कोई कदम उठाएगा। 5 से 6 सितंबर, अब आता है यहाँ पर सितंबर का महीना जहां से हमने बात शुरू की थी। 5 से 6 सितंबर 1965 को भारतीय सेना हमला कर देती है लाहौर के क्षेत्र में, और उत्तर में पठानकोट से लेकर दक्षिण में सूरतगढ़ तक के क्षेत्र पर हमला शुरू हो जाता है। इसी युद्ध में आगे बढ़ाते हुए 8 सितंबर 1965 को सियालकोट और राजस्थान के सेक्टरों में काफी सारे जो एयरफोर्स के विमान है वो हमला शुरू कर देते हैं, और राजस्थान का लगभग 388 वर्ग किलोमीटर का जो पाकिस्तान का क्षेत्र है उस पर भी कब्जा कर लिया जाता है। हमारा यहाँ पर उद्देश्य क्या था, इसको अगर हम देखें तो तत्कालीन लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह, जिनके हाथ में पश्चिमी कमान मौजूद थी, उन्होंने कुछ बातें बताई कि हमारा मकसद साफ था, एकदम स्पष्ट था कि हमें पहली बात तो पाकिस्तानी सेना को मजबूर करना था। किस चीज के लिए? कि जो कश्मीर में उन्होंने उत्पात मचा के रखा हुआ है वो वहां से हटे, उनको मजबूरी हो जाए अपनी सेना लाहौर वाले क्षेत्र में भेजने के लिए, राजस्थान वाले क्षेत्र में भेजने के लिए। अगर वहां से नहीं भेजेंगे तो हम यहाँ पर कब्जा कर लेंगे फिर। ठीक, इस क्षेत्र में अपने बलों को तैनात करना उनके लिए मजबूरी थी। अगला, पाकिस्तानी क्षेत्र के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लेना, ये सेना चाह रही थी, भारतीय सेना, ताकि आने वाले समय में जो सौदेबाजी हो, जो बार्गेनिंग हो, उसमें हम फिर अपने क्षेत्रों को छुड़ाने के लिए, अगर पाकिस्तानी सेना वहां पर कब्जा कर भी ले तो फिर हम अपने क्षेत्रों को छुड़ा सकें और सौदेबाजी की जा सके, ताकि भविष्य की वार्ता भी हो सके। और इछोगिल नहर पर कब्जा करने की योजना भी भारतीय सेना ने बनाई, ताकि इस नहर को काट करके लाहौर पर कब्जा किया जा सके। ये कुछ महत्वपूर्ण पहलू थे जो भारतीय सेना लेकर के चल रही थी, और इसका प्रभाव भी बहुत जबरदस्त देखने को मिला। इसमें चूंकि इंडियन एयरफोर्स का बहुत ज्यादा रोल था, इसलिए उसको भी देखना चाहिए। एयरफोर्स के ऑपरेशंस जो थे उसमें कैनबरा अटैक किए गए पेशावर के क्षेत्र में। यहाँ पर कुछ तस्वीरें दी हुई हैं, आप इसे देखिए। और ये शेर का निशान उस वक्त बहुत महत्वपूर्ण हो चुका था भारतीय वायुसेना के लिए। अब इसका प्रभाव क्या हुआ? सबसे पहला प्रभाव तो ये हुआ पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तानी सरकार और सेना के लिए जो हमला भारतीय सेना की तरफ से किया गया वो अनअपेक्षित था। वो पूरी तरीके से इसके लिए तैयार थे ही नहीं, और उनको इस बारे में जरा सी भी उम्मीद नहीं थी कि भारतीय सेना ऐसा कुछ कर सकती है। तो जम्मू और कश्मीर में भारतीय जवाबी कार्रवाई के लिए वो सोच रहे थे कि यहीं पर आकर हमला करते रहेंगे। अब उनको करना ये पड़ा कि लाहौर सेक्टर में सेना भेजने के लिए वो मजबूर हुए। जो सेना उनकी जम्मू कश्मीर में लड़ रही थी उसको वहां से उन्होंने फिर लाहौर के क्षेत्रों में भेजा, इधर राजस्थान के क्षेत्रों में भेजा, सियालकोट में भेजा, और अखनूर मोर्चे पर जहां भी हमने शुरुआत में देखा उनकी वायुसेना जो तबाही मचाई हुई थी वहां से उनको भी पीछे हटना पड़ा। और इतनी बड़ी मात्रा में उनके पास
हथियार, लड़ाकू विमान और टैंक होने के बावजूद उन्हें वहां से पीछे हटना पड़ा और फिर इस मोर्चे पर वो अपने लोगों को भेजते हैं। लाहौर की दिशा में बढ़ रहे भारतीय सैनिकों पर हमला करने के लिए वायुसेना को उन्हें भेजना पड़ा। पूरी स्थितियां घटित होती रही। भारतीय वायुसेना ने मिलकर इसका सामना किया। भारतीय नौसेना ने उन क्षेत्रों पर, तटीय क्षेत्रों पर उनकी कई सारी घुसपैठों को रोका। तो भारत की हम कहें तीनों सेनाओं ने मिलकर के महत्वपूर्ण यहां पर योगदान दिया। और फिर आगे चल करके 23 सितंबर 1965 को युद्ध की समाप्ति होती है। दोनों ही पक्षों के पास बहुत कुछ हाथ नहीं लगता है, क्योंकि हमला पाकिस्तान की तरफ से किया गया था। संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों के बाद इस युद्ध को रोका जाता है, लेकिन पाकिस्तान के हाथ भी बहुत कुछ नहीं लगता। क्या लगता पाकिस्तान के हाथ? पाकिस्तान के सैनिक और हथियारों का भारी नुकसान। और पाकिस्तान की सेना में अगर देखें तो लगभग 5,988 लोग मारे गए और कई सारे लोग घायल हो गए। तुलनात्मक रूप से भारत को कम नुकसान हुआ, क्योंकि भारत में 2,735 लोग मारे गए, लेकिन घायल काफी ज्यादा हुए, लगभग 8,225 लोग। हथियारों का नुकसान बहुत हुआ पाकिस्तान को। जैसे उनके टैंक्स की बात करें तो लगभग 475 टैंक्स का नुकसान हुआ उन्हें, और भारत के लगभग 80 टैंक ही नष्ट हुए। तो युद्ध की स्थिति अगर आप इतिहास से उठा करके देखेंगे तो युद्ध हमेशा तबाही का ही कारण बनता है। इतने सारे जो लोग मरे उनको क्या हासिल हुआ? ठीक। इसके अलावा अगर इस युद्ध की परिस्थितियों के बाद हम देखें तो भारत को यहाँ पर लगभग हम कहें कि जीत हासिल होती है। यहाँ पर आप टैंक में देख रहे हैं भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी और भारत का झंडा फहराते हुए। हालांकि अगर इस घटना से हम आज के दौर को जोड़ करके देखें, आज के दौर में कोई सीख लेना चाहें, तो रूस यूक्रेन युद्ध में भी कई सारे सैनिक वहां पर मारे गए होंगे। कई सारा जो क्षेत्र है वो तबाह हुआ है, कई सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है, क्योंकि भारत का उस समय पाकिस्तान से जो युद्ध हो रहा था वो तो काफी पुरानी बात हो गई। उस समय उस क्षेत्र में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, ठीक, ना ही इतने ज्यादा आधुनिक हथियार थे। लेकिन आज के समय में जिन तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है वो अपने आप में बहुत ज्यादा अत्याधुनिक है और बहुत भीषण नुकसान कर सकते हैं। तो ऐसे में कोई भी युद्ध अपने आप में बहुत अच्छे परिणाम लेकर के नहीं आता। युद्ध कोई भी हो, अंत में जो हार है वो मानवता का ही होता है, लोग ही मरते हैं, सिपाही चाहे इस देश के हों चाहे विपरीत देश के हों। ठीक, तो ऐसा ही यहाँ भी देखने को मिला। बहरहाल जीत हमारी ही हुई। तो प्रश्न क्या बना आज के लिए? प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब आपको बताना है जीत के बाद कि 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में ऑपरेशन जिब्राल्टर का उद्देश्य कश्मीर पर कब्जा करना था। ये पहला स्टेटमेंट। दूसरा, इस युद्ध में ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम भारतीय सेना द्वारा शुरू किया गया था। अब आप बताइए इस युद्ध के बाद कि कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों ही कथन सही है या दोनों ही कथन सही नहीं है? तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से इस सवाल का जवाब देना है आपको। उम्मीद है आज के सेशन में आपने कुछ सीखा होगा। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में कुछ अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। शुक्रिया।